अस्सलाम वालेकुम। आज डायोड के हवाले से ये हमारी चौथी और आखिरी वीडियो है। इसमें हम डायोड एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। नंबर 1, पावर सप्लाई रेक्टिफायर्स। ऊपर शक्ल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एसी सिग्नल है, ये हमारे पास डायोड रेक्टिफायर है और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। हम यहाँ पर सिग्नल देंगे, ये एसी इनपुट देंगे एनोड पर और कैथोड से हमें आउटपुट मिल जाएगी। ऊपर शक्ल में दिखाया गया है कि डायोड के एनोड पर एसी इनपुट दी जाती है। इस एनोड टर्मिनल पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल मौजूद होते हैं। ये दोनों साइकिल हैं। डायोड में करंट सिर्फ उस वक्त गुजर सकता है जब एनोड मस्बत हो, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ही कैथोड टर्मिनल पर तक पहुंच पाते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल्स डायोड्स पर पहुंचते हैं तो डायोड कंडक्ट करना बंद कर देती है, इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल्स कैथोड टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाते। चुनाचे हमें शक्ल में देख सकते हैं कि हमें कैथोड टर्मिनल पर सिर्फ फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ही मिलते हैं। ये नेगेटिव यहाँ से नहीं गुजर पाते इसमें से, और ये ऊपर वाले पॉजिटिव हमें मिल जाते हैं आउटपुट पे। अगर हम वोल्टेज के हवाले से बात करें तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक पॉजिटिव पोलरिटी मिलती है, और अगर करंट के हवाले से बात करें तो हम कह सकते हैं कि करंट की सिर्फ एक डायरेक्शन हासिल होती है, चाहे हम कन्वेंशनल करंट के हवाले से समझें या करंट फ्लो के हवाले से। बाद में हम वोल्टेज डीसी फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेजेस को फिल्टर कैपेसिटर्स और चोक्स की मदद से स्मूथ कर लेते हैं। पावर सप्लाई रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये दो तरह की होती है पावर सप्लाई में। अब हम हाफ वेव देखते हैं। पावर सप्लाई यूनिट्स में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है जो एसी मेन को स्टेप डाउन करता है मतलूबा वोल्टेजेस तक। फिर इस एसी सप्लाई को डायोड इस्तेमाल करके रेक्टिफाई किया जाता है ताकि मतलूबा डीसी वोल्टेजेस हासिल किए जा सकें। यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगाया और उसके आगे सिर्फ ये हमने एक डायोड लगाई है जिससे हमें ये डीसी वोल्टेजेस मिल जाते हैं। ये हमारे पास एसी सिग्नल है। शक्ल नंबर 1 में हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को दिखाया गया है। डायोड सिर्फ करंट को उस वक्त गुजरने देती है जब एनोड पर पॉजिटिव वोल्ट होते हैं। शक्ल नंबर 3 में इसमें डीसी की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। इस वेव फॉर्म को अगर हम असल वाली साइनोसॉइडल एसी की वेव फॉर्म से आपस में मुकाबला करें जो कि शक्ल नंबर 2 में दिखाई गई है, तो हम देखते हैं कि डीसी सिर्फ मस्बत हाफ साइकिल पर मुश्तमिल है। इस चीज़ को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, शक्ल नंबर 4 में एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट दिखाया गया है। ये हमारा जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम 4 डायोड को इस शक्ल में हम तरतीब देकर सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट इस तरह से डायोड को तश्कील देकर बनाया गया है कि इसमें पूरी एसी वेवफॉर्म इस्तेमाल हो जाती है और डीसी यूनी डायरेक्शनल पल्सेस हमें आउटपुट पर मिल जाती हैं। इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। शक्ल नंबर 5 में हम ये वेवफॉर्म देख सकते हैं। हमें ये वाली वेवफॉर्म मिलती है इस फुल वेव की। आप देख सकते हैं कि जो मिसिंग पार्ट था वो भी हमें अब यहाँ पर मिल रहा है हाफ वेव की वनिस्बत। शक्ल नंबर 5 में हम ये वेवफॉर्म देख सकते हैं। क्योंकि डायोड को डायमंड की शक्ल में जोड़कर वेट स्टोन ब्रिज तश्कील पाता है, इसी हवाले से इस मखसूस सर्किट को ब्रिज रेक्टिफायर का नाम दिया जाता है। इस सर्किट को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट पर जो मस्बत और मनफी हाफ साइकिल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। जब पॉइंट ए सर्किट में पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, तो ये वाला कंडक्ट करेगा और ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये एंड नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव से ये वाली सर्किट पूरी होगी यहाँ पर, और पॉजिटिव यहाँ से इधर आ जाएगा। तो डायोड D1 कंडक्ट करती है और उस वक्त लोड की तरफ पॉइंट सी ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल उसी वक्त पॉइंट बी मनफी होगा और डायोड D3 उस वक्त लोड की तरफ पॉइंट डी निचला सिरा कंडक्ट करती है। तरीके से अगले हाफ साइकिल के लिए पॉइंट ए मनफी होगा और पॉइंट बी मस्बत हो जाएगा। इस सूरत में डायोड D2 कंडक्ट करती है बी से होते हुए लोड की तरफ पॉइंट सी को, और डायोड D4 कंडक्ट करती है पॉइंट ए से होते हुए लोड के निचले पॉइंट डी से। इसके नतीजे में हमें जो वेव फॉर्म हासिल होती है वो शक्ल नंबर 5 में दिखाई गई है, जहाँ पर साफ नज़र आता है कि फुल वेव डीसी वेव फॉर्म ज़्यादा मुसलसल अंदाज में है हाफ वेव की बनस्बत। इस बात को नोट करना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल एसी की फ्रीक्वेंसी से दुगनी डबल होती है। नेगेटिव हाफ साइकिल उल्टा होकर दो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दरमियान में जगह बना लेता है। शक्ल नंबर 6 में एक और फुल वेव रेक्टिफायर को दिखाया गया है। इस सर्किट में
सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। पहले हाफ साइकिल में पॉइंट ए मजबूत है और डायोड D1 कंडक्ट करती है लोड की तरफ ऊपर वाले सिरे से। अगले हाफ साइकिल पर पॉइंट ए मंफी है और पॉइंट बी मजबूत है, लिहाजा डायोड D2 कंडक्ट करती है लोड की तरफ ऊपर वाले सिरे से। ये सर्किट सही मानों में दो हाफ वेव रेक्टिफायर पर मुश्तमिल है और आपस में मिलकर एक लोड के लिए काम कर रहे हैं। इस सर्किट के शक्ल नंबर 5 में वेव फॉर्म दिखाई गई है। अगर इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट से मुवाजना करें तो ये बाईफेज सर्किट दो डायोड्स की बचत करता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर में एक मजीद वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें सेंट्रल टेप वाइंडिंग चाहिए होती है दो डायोड को इस्तेमाल के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कॉइल चाहिए होती है ट्रांसफार्मर में और ये 4 डायोड। सिग्नल डिटेक्टर डायोड रेक्टिफायर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की डिटेक्शन, ताकि मॉड्यूलेशन को वापस हासिल किया जा सके। इस मकसद के लिए आमतौर पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को इस्तेमाल में लाया जाता है। डिटेक्टर एक रेक्टिफायर सर्किट होता है जो कि कम वैल्यूज़ के सिग्नल वोल्टेज के लिए होता है, तकरीबन 1 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक के लिए। डिटेक्टर के लिए जो डायोड इस्तेमाल में लाई जाती है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। जर्मेनियम डायोड कम मज़ाहमत रखती है। शक्ल नंबर 1 में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को दिखाया गया है। ये हमारे पास सिग्नल है जिसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी भी है और हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी है। इनपुट डायोड डी के लिए यहाँ पे हम ये सिग्नल इस डी के इनपुट पे देंगे और इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। रेक्टिफिकेशन के बाद यहाँ पे हमने ये फिल्टर लगा दिया है ताकि हाई फ्रीक्वेंसीज बाईपास हो जाएं और जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो इस कैपेसिटर के ज़रिए हम कपल कर लेंगे अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए। शक्ल नंबर 1 में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को दिखाया गया है इनपुट डायोड डी के लिए। डिटेक्शन के लिए सिग्नल को रेक्टिफाई होना होता है इस हवाले से कि मॉड्यूलेशन की सिमेट्री को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि सिग्नल के मस्बत और मनफी इन्वेलप्स एक जैसे होते हैं लोड रजिस्टर RL पर। रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज होते हैं जो कि रेक्टिफाइड कैरियर सिग्नल्स के हाफ साइकिल पर मुश्तमिल होते हैं। रेक्टिफाइड आउटपुट की पोलैरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस ऑडियो सिग्नल के एप्लीकेशन में। रेक्टिफाइड आउटपुट जो RL के क्रॉस है, एम्पलीट्यूड तब्दील होता रहता है AM सिग्नल के इन्वेलप के तब्दील होने के साथ। रेक्टिफाइड कैरियर सिग्नल के इंडिविजुअल साइकिल्स को शक्ल में नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो बाईपास कैपेसिटर C1 की वजह से गायब हो गए हैं। ये कैपेसिटर बहुत लो रिएक्टेंस रखता है RF कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसीज जो ऑडियो मॉड्यूलेशन की होती हैं उनके लिए लो रिएक्टेंस नहीं रखता, जिसके नतीजे में AM डिटेक्टर सर्किट की आउटपुट वो मतलूबा ऑडियो सिग्नल होता है जो C2 के साथ कपल्ड किया जाता है नेक्स्ट स्टेज में। डिजिटल लॉजिक गेट्स तीसरा हमारे पास है डिजिटल लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स ऐसा सर्किट है जो एक या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल रखता है, लेकिन आउटपुट सिग्नल सिर्फ एक रखता है। तमाम लॉजिक गेट्स को हम ट्रुथ टेबल बनाकर एनालाइज कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल्स में तमाम इनपुट के इम्कानात को लिस्ट की शक्ल में देखा जा सकता है और हर इनपुट A और B के जवाब में जो आउटपुट Y होगी वो भी ट्रुथ टेबल में लिखी जा सकती है। एक बाइनरी 0 का मतलब है 0 वोल्ट और एक बाइनरी 1 का मतलब है प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट। ये चीज़ आम है कि बाइनरी 0 से मुराद लो इनपुट और आउटपुट मानी जाती है और इसी तरह बाइनरी 1 को हाई इनपुट और आउटपुट माना जाता है। और गेट्स, इस और गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं लेकिन आउटपुट एक ही होती है। और गेट 2 इनपुट का लॉजिक सिंबल और ट्रुथ टेबल और साथ में उसका इक्विवेलेंट डायोड सर्किट नीचे दिखाया गया है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि आप ये सिंबल याद रख लें और गेट का। जब हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे, अपने बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल में, तो हमें ये सिंबल पता होना चाहिए और ये उसका ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। ये डायोड का इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ ये याद रखना होता है कि इसका सिंबल क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ये और गेट कहलाता है। और गेट में अगर हम ये वैल्यूज़ A और B की वैल्यूज़ चेंज करते रहेंगे, यानी कि 0 0 दें या 0 1 दें, 1 0 दें या 1 1 दें, तो इस सूरत में आउटपुट हमें कौन सी मिलेगी? 0 0 की सूरत में हमें 0 मिलेगी, 0 1 की सूरत में हमें 1 मिलेगी, 1 0 की सूरत में हमें 1 मिलेगा, 1 1 की सूरत में हमें 1 मिलेगा आउटपुट में।
एंड गेट वो में दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होती है। नीचे 2 इनपुट एंड गेट और उसका ट्रुथ टेबल, साथ में उसका डायोड इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया। ये इनपुट ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही, कम से कम 2 होती हैं, और ज़्यादा 3, 4, 5 भी हो सकती हैं। ये एंड गेट है, एंड गेट का निशान देख सकते हैं। और गेट में ये थोड़ा सा कर्व थी लाइन, और यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन है। ये एंड गेट है, इसकी इनपुट 0 0 है, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। इसको याद करने का आसान तरीका ये होता है, एंड गेट में सिर्फ दोनों इनपुट अगर पॉजिटिव होंगी तो आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगी, वरना कोई भी कम्बिनेशन हम देंगे इनपुट में हमें वो 0 मिलेगा। जबकि और गेट में इसका उल्टा था, सिर्फ हमें 0 0 पे 0 मिल रहा था, अदरवाइज हमें तीनों इनपुट्स में, इन तीनों जो कम्बिनेशन था उनमें हमें 1 मिला था। ये और गेट के लिए था। यहाँ पर ये एंड गेट है, और एंड गेट में सिर्फ 1 1 मिलेगा तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी किसी भी कम्बिनेशन से। चौथा हमारे पास है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर हम जीनर डायोड को इस्तेमाल करते हैं। उसका सर्किट ये है, ऊपर शक्ल में जीनर स्टेबलाइजर सर्किट दिखाया गया है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज डायोड के वोल्टेज के बराबर है और कांस्टेंट है। इनपुट वोल्टेजेस की एक बड़ी रेंज के लिए यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि स्टेबलाइजर सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेजेस कम से कम 2 से 3 वोल्ट ज़्यादा होने चाहिए उन आउटपुट वोल्टेज से जो कि दरकार है हमें, ताकि वो मुनासिब मकदार में जीनर डायोड में से करंट को गुजरने में मदद दे सकें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो ब्रेकडाउन कर्व पर ऑपरेट कर सके। ये बात याद रखनी चाहिए कि जीनर डायोड एक परफेक्ट स्टेबलाइजर नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्रेकडाउन करैक्टरिस्टिक्स को इतिहास से देखें, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है, ये देखें, ये ब्रेकडाउन इसकी करैक्टरिस्टिक है, तो ये स्लोप में आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे नहीं बन रहा, ये थोड़ा सा फ़र्क है, स्लोप में है ये चीज़। तो हमें एक फाइनाइट स्लोप नज़र आता है। दूसरे लफ्ज़ में अगर हम कहें तो मामूली पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से डायोड में से करंट गुजरने में भी इजाफा होता है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।